फिलिप आर्थर फिशर का एक कोट है, स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद द इंडिविजुअल्स हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। तो प्राइस तो पागल है। जैसे रिसेंटली हमने एक एग्जांपल देखा, एक आईआरसीटीसी अच्छी कंपनी है, एक न्यूज आया और शेयर ऊपर से धड़ाम करके एक दिन में 25 to 30% नीचे आ गया। सेम न्यूज अलग तरीके से आया और विद इन 2 आवर्स वो फिर से उसने वो जो लॉस था वो रिकवर हो गया। तो ये प्राइस का वॉलेटिलिटी है, न्यूज पर डिपेंड्स है और अलग अलग चीजों पर है। लेकिन अगर वैल्यू समझकर इन्वेस्टिंग करेंगे तो वेल्थ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये वैल्यू समझने के लिए प्रॉफिट फ्रॉम इट ने एक रिजल्ट एनालिसिस की जो शुरुआत की है, उनमें सभी सेक्टर की अलग अलग, डिमांडिंग सेक्टर की अलग अलग जो टॉप क्वालिटी कंपनी है उनको कवर किया है। उनके तहत आज हम एक नया प्रेजेंटेशन देखेंगे। और इसी के साथ एक गुड न्यूज है कि ये जो प्रॉफिट फ्रॉम इट आप सबके लिए, आप सब इन्वेस्टरों के लिए जो एक ये इतना अच्छा काम कर रही है, उनको आईएफए इंडिया अवार्ड ने भी सम्मानित किया है और 2021 का बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है। और उनके जो सर है मिस्टर पीयूष पटेल, उनको हम इसी माध्यम से एक कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। तो मैं सुभाष पोंकिया, डिसिपल ऑफ माय मास्टर पीयूष पटेल सर, प्रॉफिट फ्रॉम की इस रिजल्ट एनालिसिस की जो श्रृंखला है उनमें आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की एक नया एपिसोड है, में हम बात करेंगे सीडीएसएल के रिजल्ट के बारे में। सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो हमारे शेयर्स है उनको जो डीमेट में एक डिजिटल में एक जो सेव करते हैं, उनका ट्रांजैक्शन करते हैं, उनकी जो सबसे अच्छी कंपनी है, 2 कंपनियां हैं, उनमें से एक है सीडीएसएल। ये अदर फाइनेंशियल सर्विसेज से बिलोंग करती है। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में देखो तो 192 कंपनियां हैं। फाइनेंस का जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। उनमें से जैसे हम देखते हैं डायरेक्ट फाइनेंस वाली बैंक है, तो बैंक अपने आप में एक एस्टैब्लिश सेक्टर है कि जो आपको डायरेक्ट फाइनेंस करती है, आप वहां सेव कर सकते हो, वहां से लोन ले सकते हो। उसी तरह से एक एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां है, इस तरह से अलग 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 फाइनेंस की कंपनियां जो हमको डायरेक्टली फाइनेंस करती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे म्यूचुअल फंड है। लेकिन कुछ ऐसे कंपनियां होती है कि जो डायरेक्टली आपको फाइनेंस नहीं देती, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से आपको फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज देती है। तो वो सब सभी कंपनियां कि जो डायरेक्टली फाइनेंसिंग नहीं करती है, तो फाइनेंस सेक्टर से निकालकर बाकी की जो बची सभी कंपनियां हैं फाइनेंस सर्विस रिलेटेड वर्क वाली, उनके लिए एक सेक्टर बनाया गया अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसमें सीडीएसएल आता है। तो ये 192 कंपनियां हैं, इनमें से अगर हम टॉप कंपनी देखें तो पीए पिरामल एंटरप्राइज, जो अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट, रियलिटी, फार्मा, अलग अलग सेक्टर में काम करती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो ब्रोकरेज रिलेटेड सर्विसेज में उनका योगदान ज्यादा है। आईएक्स की एक एक्सचेंज कंपनी है, एनर्जी एक्सचेंज की कंपनी है। क्रिसिल है जो सर्विसेज और रेटिंग्स का काम करती है। केम्स म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंपनी को एक कंप्यूटर या तो डिजिटल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनी है। सीडीएसएल जैसे हम देख रहे हैं कभी ये डिपॉजिट रिलेटेड सर्विसेज है। अब ये यहाँ पर कंपैरिजन हम नहीं कर सकते क्योंकि सबका बिजनेस पोर्टफोलियो, सबका बिजनेस का अलग अलग है, लेकिन सभी का काम कहीं ना कहीं फाइनेंस रिलेटेड है, तो इसीलिए वे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है। इसी अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड सर्विसेज अच्छा ग्रो करेगी तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड सर्विसेज या तो आप केम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि अगर एनर्जी एक्सचेंजेस अच्छा कर सकती है तो यहाँ पर आपके लिए आईएक्स ऑप्शन है, बीएससी ऑप्शन है, एमसीएक्स है। अगर आपको लगता है कि ब्रोकरेज कंपनियां का ग्रोथ ज्यादा होगा तो उसमें से आप अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, इस तरह से आप इसमें से चॉइस ले सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ हमने जो इनमें से कौन सी टॉप जो कंपनियां हैं उनके लिए सिर्फ लिया है कि मार्केट के ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का है, उनमें से पीएल 30% है। इसी तरह से सेल्स में भी देखो तो पीएल का सबसे ज्यादा है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सेकंड नंबर पर है, आईएफएल का भी 20% इसमें योगदान है। प्रॉफिट भी देखो तो पीएल सबसे ज्यादा है और
इसी तरह से एक बाय एक कंपनी आती है। तो कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, दोनों फ्रूट है, एप्पल है और ऑरेंज है, दोनों का इंग्रेडिएंट्स अलग है, दोनों को जो हम खाने में यूज करते हैं तो दोनों का खाने का तरीका भी अलग हो सकता है, दोनों का हैबिटेट अलग है। तो इसी हिसाब से दोनों फ्रूट है लेकिन कंपैरिजन नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर सभी अदर फाइनेंशियल रिलेटेड काम करती है लेकिन सबका बिजनेस, सबका तरीका अलग है, तो कंपैरिजन नहीं करेंगे। लेकिन सीडीएसएल का थोड़ा इतिहास देखो, क्या है कि पहले पेपर फॉर्म में, आप सब जानते हो कि पेपर फॉर्म में शेयर्स, मटेरियल फॉर्म में शेयर्स का ट्रेडिंग होता था, तो उनमें बहुत ज्यादा समय लगता था, ट्रेडिंग होने में थोड़ा वो डिफिकल्ट रहता था। तो 95 में एक नया प्रस्ताव आया कि हम इनको एक डिपॉजिटरी एक्ट के तहत जो पेपर है उनको डीमटेरियल कर दे, मतलब डिजिटल फॉर्म में लाए। तो कैसा कर सकते हैं, तो इसी वजह से एक एक्ट बना था, डिपॉजिटरी एक्ट ऑफ 1996 में वो एस्टेब्लिश हुआ। तो 96 में एक कंपनी आई एनएसडीएल, जो एनएससी एक्सचेंज की तरफ थी, जो सभी इस तरह के जो वर्क होते थे, जो अपने शेयर्स को मटेरियल से डीमटेरियल करना चाहते थे, वो वहां पर अपने शेयर्स रख सकते थे। 99 में लगा कि नहीं, इससे ये जो ट्रेडिंग और बाकी की जो है शेयर मार्केट रिलेटेड सर्विसेज वो आसान हो सकती है, तो उसके लिए 99 में डीमेट को कंपलसरी कर दिया कि अगर अब से आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको डीमटेरियल फॉर्म में ही जाना है, आप मटेरियल फॉर्म में वो नहीं कर सकते। तो 99 में जो एक कंपलसरी हुआ, तो एनएससी से एक कंपनी आई थी एनएसडीएल, तो इस तरह से बीएससी की एक डिपॉजिटरी कंपनी बनी सीडीएसएल। तो अभी तक डिपॉजिटरी एक सर्विसेज देने वाली दो कंपनियां हैं, एक हुई एनएसडीएल, दूसरी हुई सीडीएसएल। ये दो कंपनियां हैं, तो ये दो में शायद हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखते कैसा है। बेसिक डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, प्रोमोटर सीडीएसएल का बीएससी है, एनएसडीएल का आईडीबीआई बैंक और एनएससी है। एक 96 में एस्टेब्लिश हुई, एक 99 में। दोनों का डीमेट नंबर 16 डिजिट का है, लेकिन सीडीएसएल का जो 16 डिजिट्स का नंबर होता है, एनएसडीएल में फर्स्ट आईएन और बाद में 14 डिजिट, मतलब अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स। लेकिन दोनों सेम बोट में है, सेम वर्क है। लेकिन क्या हुआ कि पहले जो चार्जेस सिर्फ एनएसडीएल थी, तभी सेटलमेंट का चार्जेस 0.05% था। सीडीएसएल आई तो कंपटीशन की वजह से 0.02% हुआ, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर को फायदा होता है। एनएसडीएल और सीडीएसएल का अगर बेसिक कंपैरिजन देखो, तो एनएसडीएल में ऑलमोस्ट 3 करोड़ 64 लाख डीमेट अकाउंट्स है, सीडीएसएल के पास 3.3 है। ये लास्ट 2021 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं, इस साल में जो बढ़ोतरी हुई होगी उसी वजह से ये नंबर चेंज हो सकते हैं। सेल्स देखो तो एनएसडीएल का सेल्स ज्यादा है 466 करोड़ का और सीडीएसएल 343। लेकिन प्रॉफिट देखो तो सेल्स एनएसडीएल का ज्यादा होने के बावजूद भी एनएसडीएल का प्रॉफिट कम है, लेकिन सीडीएसएल का प्रॉफिट ज्यादा है। ईपीएस तो जितना इक्विटी होगा उनके हिसाब से ईपीएस में चेंजेस हो सकता है। एनएसडीएल और सीडीएसएल का अगर क्वालिटी एनालिसिस देखें तो पिछले साल एक साल में एनएसडीएल का 7% से शेयर डीमेट अकाउंट्स बढ़े और सीडीएसएल ने 57% से ग्रोथ किया, मतलब ह्यूज ग्रोथ। मार्जिन में देखो तो दोनों का बहुत अच्छा मार्जिन है, एनएसडीएल 41% है, सीडीएसएल 59% है। सीडीएसएल का मार्जिन ज्यादा है, इसीलिए हम देखते हैं कि प्रॉफिट में भी वो कम सेल्स होने के बावजूद भी उनका प्रॉफिट अच्छा है। तो और इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी में भी एनएसडीएल का 19% है, सीडीएसएल का 23% है। इनका मार्जिन यहाँ पर अच्छा है क्योंकि ये एक मोनोपोली ड्यूओपोली टाइप का बिजनेस है। इन लोगों को और ज्यादा अब कंपटीशन नहीं है, तो इतना ज्यादा एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और इनके रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो नहीं होते। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको जो मोनोपोली रिलेटेड बिजनेस होगा, जहां पर इतना कंपटीशन नहीं है, वहां पर आपको ज्यादातर मार्जिन अच्छे दिखेंगे। डेब्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, क्योंकि इनको इतना ज्यादा खर्चा ही नहीं, तो डेब्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनएसडीएल का जो 1% दिखा रहा है वो भी लीज लायबिलिटी के हिसाब से, अदरवाइज डेब्ट टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है दोनों। सीडीएसएल को देखें तो क्या है सीडीएसएल? सीडीएसएल जो कंपनी है वो नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरा अगर एशिया पैसिफिक में देखो तो एक ही कंपनी है डिपॉजिटरी की जो लिस्टेड है। इंडिया में दो कंपनी एनएसडीएल और सीडीएसएल, लेकिन एनएसडीएल लिस्टेड नहीं है। इसी तरह से सीडीएसएल में देखो तो टोटल 592 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है और तो पूरे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में वो अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। एक्टिव बेनिफिशियरी अकाउंट देखो तो पिछले 5 सालों में 25% से ग्रोथ हुआ है। और देखो दैट इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 25% सीएजीआर से ग्रो हुआ, तो 5 साल में
3 गुना हो गया, 1 करोड़ का 3.3 करोड़ हो गया, मतलब ग्रोथ बहुत अच्छा है। और एक्टिव डीमेट अकाउंट के हिसाब से देखो तो जिनका एक्टिव डीमेट अकाउंट में मार्केट शेयर 2013-14 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से देखो तो 40% था, मतलब तब 40% था। कंपटीशन दो ही है, तो सीडीएसएल का 40% है और एनएसडीएल का 60% था। वो 2021 आते आते तो रिवर्स हो गया, अब एनएसडीएल 40% पर है और सीडीएसएल 61%, क्योंकि सीडीएसएल ने हमने आगे देखा डीमेट अकाउंट और बाकी सब में जो ग्रोथ उनका अच्छा है, तो यहाँ पर मार्केट शेयर उनको ज्यादा मिल रहा है। सीडीएसएल जो मार्केट में है, जहां जो उनका काम है इक्विटी रिलेटेड, शेयर्स रिलेटेड, तो वहां पर स्कोप कैसा है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि इंडिया का इक्विटी मार्केट कैसा है। इंडियन इक्विटी मार्केट में देखो तो हमारी जो सेविंग हैबिट्स है, इस हिसाब से देखें तो इंडिया में 60% सेविंग फिजिकल एसेट्स में होती है, 40% सेविंग्स फाइनेंशियल एसेट में होती है, लेकिन वो भी फाइनेंशियल एसेट में सिर्फ 5% है, ओनली 5% इक्विटी में जाता है। बाकी का 35% अलग अलग फाइनेंस रिलेटेड, पेंशन फंड होगा, एफडी होगा और अलग अलग जो भी गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम होगी उसी में होगा। तो देखते दूसरे कंट्री में कितना है, वो देखे तो इक्विटी पार्टिसिपेशन देखो तो यूएसए में 55%, यूके 53%, मतलब मोर देन 50% पॉपुलेशन इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां पर इंडिया में सिर्फ 3%। चाइना जो में देखो तो अभी पिछले कुछ समय से जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो वहां पर 30% से पार्टिसिपेशन बढ़ा है, मतलब यहाँ पर अब ग्रो होने के चांसेस लगता है कि इंडिया में बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड इक्विटी मार्केट रहा है, तो हो सकता है ग्रोथ। आपको क्या लगता है कि शेयर बाजार को अब तक हम चोर बाजार समझते, सट्टा बाजार समझते, तो क्या लोग भरोसा करेंगे इक्विटी मार्केट? यूएसए यूके में तो करते हैं, इंडिया में क्यों नहीं करते? तो एक वजह यही थी, एक तो अब तक हमारी इनकम बहुत कम थी, पुअर कंट्री में आता था, अंडर डेवलप्ड कंट्री था। तो अभी कुछ समय से आप देखते होंगे कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा, टैक्स पेयर्स के नंबर्स बढ़े, तो जीडीपी बढ़ा, पर इक्विटी इनकम बढ़ा, तो नाउ लोगों के पास पैसे होंगे तभी इन्वेस्ट करेंगे ना। नाउ मोर इंडियंस आर बिकमिंग रिच, इतने रिच हो सकते हैं कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे, तो पहले इन्वेस्ट ऑब्वियसली है कि लोग जहां पर फिक्स इनकम है, सिक्योर इनकम है, वहां पर करेंगे। इक्विटी में रिस्क थोड़ा है, तो रिस्क के सामने रिटर्न भी ज्यादा है। तो अभी जितने जैसे पर इक्विटी इनकम बढ़ेगा, जैसे जीडीपी बढ़ेगा, तो लोगों का इंटरेस्ट भी जायज है कि वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वेस्ट इक्विटी में क्यों करेंगे? अभी तक तो आगे देखते हैं कि 60% फिजिकल एसेट, 40% फाइनेंशियल एसेट, सिर्फ 5% था, तो क्यों इक्विटी में आएंगे? इनका और एक रीजन है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से इंटरेस्ट रेट लो हो रहा है, रेपो रेट 4% पर आ गया, आगे कुछ समय जाएगा तो वहां पर अभी हो सकता है कि और रेपो रेट कम होगा। तो जहाँ फिक्स सिक्योरिटीज वाली है, फिक्स डिपॉजिट वाली, या तो जो फिक्स इनकम वाली जो भी स्कीम होगी, वहां पर इनका इंटरेस्ट कम होगा, तो ज्यादा रिटर्न लेने का चांसेस है जो आपको इक्विटी मार्केट में मिलेगा। और इसी वजह से इंडिया में पिछले कुछ समय में हम देख सकते हैं कि इक्विटी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और इनका एक ग्लिम्स है, जो 2013-14 में सीडीएसएल ने 4.5 लाख अकाउंट्स ओपन किए थे, वो इस साल 123 लैक्स, मतलब आप सोचो कितना गुना हुआ, ह्यूज ग्रोथ आया है। वो पिछले 2 सालों में आप ये चार्ट के हिसाब से देख सकते हो कि यहाँ पर ह्यूज ग्रोथ आया है। तो ये दिखा रहा है कि इक्विटी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगे आगे देखना है कि क्या होता है। तो सीडीएसएल ऐसी कंपनी है, उनका थोड़ा बिहेवियर देख लेते हैं। ये जो सीडीएसएल कंपनी है, ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 343 करोड़ का सेल्स है, और 200 करोड़ का प्रॉफिट करती है। सेल्स ग्रोथ देखो, जूम 21 ईयर में 26 टाइम्स सेल्स हुआ है, और 70% CAGR से बढ़ा है। और आप देखोगे कि ये स्पाइक आया है, इस स्पाइक की वजह है कि हम देख सकते हैं कि इक्विटी पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जितना इक्विटी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा,
उतना उनका सेल्स बढ़ेगा, जितना ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, जितने अकाउंट एक्टिव होंगे, उतना ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होगा। और सेम चीज रिफ्लेक्ट होती है प्रॉफिट में। 21 ईयर में 50% मतलब 21% CAGR से प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो तो पिछले 2-3 साल को अगर शुरुआत के छोड़ दो तो बाकी पिछले ऑलमोस्ट 10-12 सालों से एवरेज मोर देन 50% प्रॉफिट मार्जिन रहा है। कहां से उनका मेजर रेवेन्यू आता है? ट्रांजैक्शन चार्ज देखो, 35% रेवेन्यू का पोर्शन ट्रांजैक्शन, मतलब जितना एक्टिव अकाउंट्स होंगे, जितने एक्टिव लोग इन्वेस्ट करेंगे या तो ट्रेड करेंगे, इनका होगा इनका रेवेन्यू ज्यादा होगा। जैसे जैसे नई आईपीओ आएंगे, जैसे जैसे कंपनियां अभी डिजिटल हो रहे हैं कि जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस होंगी, अगर कुछ भी आप डिविडेंड रिलेटेड या वो कोई भी बोनस रिलेटेड जो भी कोई भी सर्विसेज होगी, उनमें से इनको 10% मिल रहा है। ऑनलाइन डेटा चार्जेस 16% है। एनुअल का जो भी चार्ज है जो 25% के हिसाब से, इसी तरह से अलग अलग चार्जेस से रेवेन्यू आ रहा है। मेजर कॉस्ट इनका क्या है? कुछ खास नहीं है। एम्प्लॉय कॉस्ट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का 13% है, बाकी फाइनेंस तो कुछ है नहीं, 0% है। अदर चार्जेस मतलब बाकी के जो भी चार्जेस है वो, जैसे कि आपने कुछ ट्रेड किया तो आपको मैसेज आ जाएगा CDSL से, आपने कुछ सेल किया तो आपके CDSL से डेबिट हुआ, प्लेस किया तो उनका मैसेज आएगा। तो मैसेज रिलेटेड सर्विसेज है और अदर स्टेशनरी रिलेटेड सर्विस है। डायरेक्टर का जो भी सिटिंग फीस होगा, अलग अलग जो भी छोटी मोटी फीस होगी, वो सब अदर्स में इंक्लूड होती है। सेगमेंट में देखो, मेजर ऑब्वियसली डिपॉजिटरी कंपनी है तो डिपॉजिटरी का उनका सबसे ज्यादा योगदान है यहाँ पर 76%, डेटा एंट्री से 23% एंड रिपोजिटरी का 0.3% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो पिछले 10 सालों में देखो तो प्रोमोटर तो 24% थे, वो 20% हुआ है। म्यूचुअल फंड ने 5 to 8% किया है। FI ने 6 से 8% हुआ है। अदर्स में देखो तो 70% थे, वहां से 9% हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने अपना स्टॉक 37% से कम करके 25% लाया। यहाँ पर आपको एक चीज सरप्राइजिंग लगेगी कि ये रिटेल पार्टिसिपेशन 10% था, जो अभी 30% है। जनरली हम देखते हैं कि क्वालिटी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। जैसे क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी कंपनी होती है, जिनका ग्रोथ अच्छा होता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे दिखते हैं, वहां पर जनरली थोड़ा सा शेयर चलेगा, रिटेल अपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, इन्वेस्टर्स उसमें अपना हिस्सा ले लेंगे। तो रिटेल का पोर्शन जनरली हम कम देखते हैं, यहाँ पर बड़ा है क्योंकि अब कुछ समय में आप देखोगे तो CDSL में एक रैली आई, तो एक पार्टिसिपेशन बढ़ा है। अब देखना यही है कि जब एक शेयर पोज लेगा, कुछ समय कंसोलिडेशन में रहेगा, ऐसा कब होता है तो 2-3 साल में यहाँ पर हम देखेंगे कि रिटेल का पार्टिसिपेशन कम होगा और म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब इन्वेस्टर, जो बिग इन्वेस्टर है, उनका पार्टिसिपेशन या तो उनका इक्विटी में शेयर होल्डिंग बढ़ेगा। ज्यादातर कंपनी में हम ऐसा देख सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है? पास्ट परफॉर्मेंस में देखो 20 इयर्स में ऑलमोस्ट 15% से सेल्स बढ़ा है, 18% से प्रॉफिट बढ़े, 47% का मार्जिन रहा है। 10 इयर्स में सेल्स 10%, प्रॉफिट 8% और मार्जिन 56% रहे। 5 सालों में देखो तो 5 सालों में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें ग्रोथ दिख रहा है कि सेल्स भी 16% से बढ़ा, प्रॉफिट भी 20% से बढ़ा और मार्जिन तो अच्छा ही है 57% का। लेकिन पोस्ट कोविड ह्यूज ग्रोथ आया है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोविड की वजह से इन पर पॉजिटिव इफेक्ट है। कोविड से पॉजिटिवली इफेक्टेड है कंट्रीज है कि लोगों ने ज्यादा ऑनलाइन हुए, अभी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई, लोग ज्यादा पर घर पर रहे और वर्क फ्रॉम होम से शुरू हुआ। तो इसी वजह से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स बढ़े। तो कोविड के बाद 52% से ग्रोथ आया, प्रॉफिट 88% से बढ़कर आया और मार्जिन तो वैसे भी मोर देन 50% से अच्छे रहे ही। करंट ट्रेंड कैसा है? करंट ट्रेंड में देखो तो 9 मंथ पिछले साल के 9 मंथ में 46% से सेल्स ग्रोथ था और प्रॉफिट में 90% का ग्रोथ। एनुअल आते आते वो 39% हुआ और प्रॉफिट 88% से ग्रो हुआ। क्वार्टर 1 में 80% सेल्स ग्रोथ हुआ है और 36% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। H1 में देखो तो अभी का जो लेटेस्ट रिजल्ट है उसी हिसाब से सेल्स और प्रॉफिट
दोनों का 57-58% से ग्रोथ हुआ है, जो कि अच्छा है। तो इसी वजह से अगर हम कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं तो ये एस्टिमेटेड मतलब 2022 आते आते साल खत्म होते होते सेल्स में हम 50% का ग्रोथ देखेंगे और पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट में हम 40% का ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं। और कंजर्वेटिव ग्रोथ उम्मीद के हिसाब से लॉन्ग टर्म में हम यहाँ पर 15% का सेल्स ग्रोथ और 15% का प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। लेकिन आगे हमने जैसे देखा कि पिछले कुछ सालों में सेल्स 17% से बढ़ा है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 21% से बढ़ा है, तो आप इसी हिसाब से यहाँ पर 15-17% ले सकते हो, लेकिन हम कंजर्वेटिव रहेंगे अभी, तो 15% का ही हम अनुमान लगाते हैं। प्रेडिक्शन क्या है? 22 आते आते इस साल सेल्स 515 करोड़ का आएगा, प्रॉफिट 2013 में वो 1600 करोड़ का होगा और 35 आते आते 3300 करोड़ के आसपास से सेल्स होगा। प्रॉफिट में देखो तो उसी हिसाब से 300 करोड़ का इस साल प्रॉफिट कर सकती है कंपनी, जो कि 2013 आते आते वो अप्रोक्सीमेटली 1000 और 2035 में 2000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। ईपीएस कैलकुलेट करो अभी के इक्विटी के हिसाब से तो 29 रुपीज का अर्निंग पर शेयर इस साल रहेगा, जो कि 13 में 19 और 35 आते आते 183 का होगा। और इसी हिसाब से अगर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसी साल का जो फेयर वैल्यू हो वो 950 के आसपास रहता है, 2030 में वो 3000 के आसपास रहेगा और 35 में वो 6000 के आसपास रहेगा। यहाँ पर हम एक देखते हैं कि किस तरह से शेयर का मूवमेंट चलता है। ये आईपीओ आया 2018 में, आईपीओ से लेकर 2021 तक ये शेयर एक ही जोन में चला है, एक ही कंसोलिडेशन फेज में चला है, लेकिन यहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया। तो इस ब्रेकआउट के हिसाब से अगर देखें तो जो टारगेट्स बनते थे वो फर्स्ट टारगेट उनका 1015 का था, 1058 का था, और ये जो कंसोलिडेशन फेज के हिसाब से अगर उनका टेक्निकली टारगेट देखो तो लॉन्ग टर्म का जो टारगेट था वो 1486 का आता था। लेकिन जैसे कुछ समय हुआ शेयर्स में मूवमेंट आई, अब देखो कि विद इन ए शॉर्ट टाइम दोनों टारगेट अचीव हो गए। फर्स्ट टारगेट के आसपास एक बार शेयर ने पोज लिया, अभी सेकंड टारगेट के आसपास पोज ले रहा है। मंथली से अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद भी एक ट्रेडर रिमोर्स में हमारे पास मौका था खरीदी करने का, और जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ कंपनी ने यहाँ पर शेयर ने थोड़ा समय पोज लिया और एग्जैक्टली सेकंड टारगेट पर के आसपास हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। और अभी कंपनी कुछ समय से यहाँ पर एक पोज ले रही है, कंसोलिडेशन फेज में है। तो इसी हिसाब से अगर अभी का टेक्निकल टारगेट देखे तो फेयर वैल्यू 950 के आसपास है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 1170 के आसपास आता है या तो उनसे नीचे आता है तो एक अच्छा बाइंग रेंज रहेगा जहां पर हमारी यील्ड अच्छी हो सकती है। तो 1170 से 725 के बीच में जितना मौका मिलता है उतना हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और आने वाले कुछ समय में एक या 2 साल में हमारा टारगेट 2057 का रहेगा। ये कोई टिप्स नहीं है, हमारा डिस्क्लेमर है कि ये सिर्फ आपको हमारी लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए है। आप जो भी इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने इन्वेस्टर एडवाइजर या तो अपना खुद से डिसीजन लो। एंड थैंक यू, लेट्स लर्न विथ प्रॉफिट फ्रॉम इट।